हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी सेल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। याद है लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? सेल का एक बेसिक ओवरव्यू, सेल की डिस्कवरी और कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल नंबर, शेप और साइज में वेरिएशन होता है। और हाँ, हमने कुछ मजेदार एक्टिविटीज भी की थी ना। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो चलो शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग जर्नी। हर सेल के अंदर होता है एक लिविंग सब्सटेंस जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म चारों ओर से घिरा होता है सेल मेम्ब्रेन से। हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म को ऑल साइड से कवर करती है, राइट? और याद रखना, ये प्रोटोप्लाज्म खुद दो मेन पार्ट्स में बटा होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Got the point? Alright then, now let's study what is the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। याद रखो बच्चों, ऑर्गेनल्स होता है छोटे छोटे ऑर्गन्स ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सेल के ऑर्गेनल्स भी अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये न्यूक्लियस होता है सेल का कमांड सेंटर। गॉट इट ना बच्चों? तो चलो अब सिंपल लैंग्वेज में समझो। सेल एक छोटी सी फैक्ट्री है, साइटोप्लाज्म है उसकी वर्कशॉप जिसे कहेंगे हम टूल, न्यूक्लियस है उसका बॉस दैट इज कंट्रोल सेंटर, और ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अपने अपने काम करते हैं। Isn't it that cool बच्चों? That's very fun to see कि हमारी सेल कैसे काम करती है जो हम इस ऑर्गेनल्स को देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स। गॉट इट ना? रेडी हो ना? तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जर्नी। सेल मेम्ब्रेन। हर लिविंग सेल के बाहर एक स्पेशल बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक तरह की प्रोटेक्टिंग वॉल है जो अंदर के जेल लाइक मटेरियल यानी प्रोटोप्लाज्म को टाइटली घेर लेती है। अब सोचो जरा, इसका काम कितना क्रूशल है। ये डिसाइड करती है कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा। बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो हर एक एंट्री और एग्जिट पे खड़ा होता है। लेकिन बच्चों, एक स्पेशल बात और, प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया के सेल्स में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल एकदम रिजिड, एकदम टफ होती है। ये सेल को देती है प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट के वेरिएशंस के अगेंस्ट, और साथ ही प्रोवाइड कर दिए एक डेफिनेट शेप, साइज और सपोर्ट, यानी एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो सेल को मजबूत बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर। इसे आप एक प्लेग्राउंड समझिए जिसमें हर एक सेल एक्टिविटी परफॉर्म होती है। साइटोप्लाज्म बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और सबसे ज्यादा पानी से। और इसी वजह से ये लिविंग डायनामिक फ्लूइड बन जाता है जो हर एक सेलुलर प्रोसेस को सपोर्ट करता है। तो बच्चों, अब आप आसानी से याद रख पाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव गेटकीपर है, सेल वॉल एक रिजिड शील्ड है जो सिर्फ प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया में होती है, और साइटोप्लाज्म एक लिविंग ग्राउंड है जहां सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। बच्चों, अब हम आते हैं सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस एकदम सेंट्रल कमांड सेंटर है। अक्सर ये सेल के बीच में होता है, लेकिन कभी-कभी ये साइड यानी पेरिफेरल पोजीशन पर भी मिल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्लास का मॉनिटर सबको गाइड करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो एक स्पेशल कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, और इसके अंदर का लिविंग फ्लूइड कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है एक थ्रेड लाइक नेटवर्क जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिन।
जब सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है तो यही सॉफ्ट थ्रेड्स कंडेंस होकर बन जाते हैं थिकर विजिबल थ्रेड्स, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और बच्चों, क्रोमोसोम के अंदर ही होता है एक स्पेशल केमिकल, डीएनए। फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। डीएनए को आप एक स्पाइरल लैडर की तरह इमेजिन करो, एकदम टाइटली कॉइल्ड और फोल्डेड, और इसके अंदर लिखी होती है जेनेटिक कोड। अब डीएनए का छोटा छोटा सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं जीन, और यही जीन्स डिसाइड करते हैं कौन सी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक इनहेरिट या ट्रांसफर होंगे, जैसे हमारी हाइट, आई कलर, हेयर टाइप और यहाँ तक कि कुछ हैबिट्स भी। बच्चों, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स का नंबर अलग होता है। जैसे मैन में 46 क्रोमोसोम्स, डॉग में 78, पिजन में 80, यीस्ट में 32 और व्हीट में 42। तो बच्चों, देखा आपने कितना वेरिएशन है क्रोमोसोम्स के नंबर्स में। और वैसे न्यूक्लियस के अंदर छुपे हुए क्रोमोसोम्स और जीन्स ही बनाते हैं हम सबको यूनिक। और इसी वजह से एक सेल को कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? समझिए बच्चों, वैसे जब न्यूक्लियस अपना कंट्रोल रोल प्ले कर रहा है तो सेल के अंदर और भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बिल्कुल ऑर्गन्स की तरह। इन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और अब हम एक एक करके उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही खास ऑर्गेनेल की, प्लास्टिड्स की। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है प्लांट्स को कलर देना और खुद का खाना बनाने की पावर देना। सबसे पहले आते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। ये वही टाइनी ग्रीन फैक्ट्रीज हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट को ट्रैप करके उसे फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, एक सिंगल लीफ सेल में हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स हो सकते हैं। इसी वजह से प्लांट्स हमेशा फ्रेश खाना बनाते रहते हैं, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स बल्कि इनडायरेक्टली फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। सोचो, अगर क्लोरोप्लास्ट्स ना होते तो प्लांट्स खाना ही नहीं बना पाते और फिर ना एनिमल्स होते ना ह्यूमंस। लेकिन सब प्लास्टिड्स ग्रीन नहीं होते। प्लांट्स के फूल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रंग बिरंगे होते हैं, उनका रंग आता है क्रोमोप्लास्ट से। क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही एक फ्लावर बीज और बटरफ्लाइज का अटैक करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके और नए नए प्लांट ग्रो हो पाए। मतलब अगर क्रोमोप्लास्ट ना होते तो फ्लावर्स अपना मैसेज नेचर तक कैसे पहुंचाते? और बच्चों, एक और प्लास्टिड होता है, ल्यूकोप्लास्ट्स। ये कलरलेस होते हैं लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं। ये एक तरह के स्टोरेज हाउसेस होते हैं जहां प्लांट स्टार्च, प्रोटीन्स और ऑयल्स स्टोर करके रखते हैं। सोचो, जब हम चावल, आटा, पाल या कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्टली ये सब पॉसिबल है ल्यूकोप्लास्ट्स की वजह से। अब बच्चों, मूव करते हैं एक और सुपर स्पेशल ऑर्गेनील की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ, इसे किस बात का पावर हाउस कहते हैं? ये छोटी छोटी रॉड शेप्ड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और सोचो, एक एक्टिव सेल के अंदर हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और एक बात और, जितना ज्यादा काम एक सेल करता है उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होते हैं। उनका काम एनर्जी बनाना। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये ग्लूकोज को तोड़कर एक स्पेशल एनर्जी करेंसी बनाते हैं जिसका नाम है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे हम अपने डेली खर्चे के लिए पैसे यूज करते हैं, वैसे ही हर सेल अपना काम करने के लिए एटीपी का यूज करता है। और हाँ बच्चों, एक और मजेदार फैक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसका मतलब ये है कि ये अपने कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स खुद बना सकते हैं, यानी ये थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इसलिए इन्हें कभी कभी कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल।
और सोचो, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ हमारी मसल्स में नहीं बल्कि ब्रेन सेल्स में भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है और उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो बच्चों, एक तरफ प्लास्टिड्स प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्री और कलर पैलेट है, और दूसरी तरफ माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स के लिए एकदम एनर्जी बैंक है। यानी एक बिना दूसरे के इनकम्प्लीट है। प्लास्टिड्स खाना बनाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया उस खाने को एनर्जी में बदलेंगे। अब हम बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग ऑर्गेनल की, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर पाइप्स और चैनल्स होते हैं जो रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है मटेरियल्स को एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक ट्रांसपोर्ट करना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 स्पेशल टाइप्स होते हैं और दोनों के अपने सुपर इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ये थोड़ा रफ दिखता है क्योंकि इसके सरफेस पर छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। और बच्चों, ये राइबोसोम्स ही वो टाइनी मशीन्स हैं जो सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं। और आपको पता है, प्रोटीन्स ही तो हमारे बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स सब कुछ प्रोटीन से ही बनता है। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब आपके वुंड्स हील होते हैं या जब आप ग्रो करते हो, तब यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स ही नई प्रोटीन्स बनाकर आपकी बॉडी को रिपेयर और ग्रो करते हैं। सोचो, बिना इनके हमारी बॉडी हील ही नहीं हो पाती। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए एकदम प्लेन और स्मूथ लगता है। ये एक फैट एंड लिपिड फैक्ट्री है जो सेल के लिए फैट्स और लिपिड्स बनाता है और उन्हें स्टोर भी करता है। लेकिन बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और लाइफ सेविंग काम है, डिटॉक्सिफिकेशन। आपने सुना होगा, हमारा लिवर हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्स करता है। तो सोचो, लिवर के सेल्स के अंदर यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन टॉक्सिन्स को तोड़-फोड़ कर सेफ बना देता है। यानी बिना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारा लिवर काम ही नहीं कर पाता। तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंपल सा ऑर्गेनल नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लस फैक्ट्री कॉम्बो है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है फैट्स, लिपिड्स और डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल अपना मटेरियल ना बना पाता, ना ट्रांसपोर्ट। एक छोटा सा ऑर्गेनल और कितना बड़ा रोल। अब चलते हैं एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनल से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का नीटली स्टैक्ड बंडल होता है, बिल्कुल एक वेयरहाउस की तरह। और इसका काम जो भी मटेरियल सेल के अंदर बनता है, प्रोटीन्स, फैट्स और एंजाइम्स, उन्हें प्रोसेस करता है, मॉडिफाई करता है और फिर उन्हें प्रॉपर्ली पैक करके उन जगह भेज देता है जहां उनकी जरूरत होती है। बच्चों, आप कह सकते हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक पोस्ट ऑफिस है। हर पार्सल यहाँ पे लेबल होता है और फिर सेफ डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। सोचो, बिना गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सेल के अंदर हर जगह बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल की, वैक्यूल। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा एम्प्टी लुकिंग स्पेस नजर आएगा, वही है वैक्यूल। प्लांट सेल्स में बहुत लार्ज होता है और इसका मेन काम है एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करना। और अगर आप अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखो तो वहाँ वैक्यूल फूड स्टोर करता है और डाइजेशन भी वहीं पे होता है। सोचो बच्चों, अगर वैक्यूल ही ना हो तो सेल अपने वेस्ट को कैसे कंट्रोल करे? एक तरह से वैक्यूल है सेल का स्टोरेज टैंक प्लस डस्टबिन कॉम्बो। अब आए मिलते हैं सेल के सबसे चाइनी और हार्ड वर्किंग ऑर्गेनेल से, राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्री। ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी घूमते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके भी होते हैं। और बच्चों, वही राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन्स, जो बॉडी के लिए एकदम एसेंशियल होते हैं, मसल्स के लिए, एंजाइम्स के लिए और इम्यूनिटी के सोल्जर्स के लिए भी। आप इन्हें कह सकते हो मिनी प्रोटीन फैक्ट्रीज, जो बिना रुके 24/7 नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। बिल्कुल छोटी सी मशीन्स, लेकिन बिना इनके बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन सोचा भी नहीं जा सकता। तो बच्चों, अब आपने जान लिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है पैकिंग एंड डिलीवरी मास्टर, वैक्यूल है स्टोरेज टैंक और राइबोसोम्स है प्रोटीन फैक्ट्री।
छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी एकदम लाइफ सेविंग और सुपर इम्पोर्टेंट है। सुपर 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 इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अब एक और फैसिनेटिंग फीचर देखते हैं, सीलिया और फ्लैजेला। सोचो, एक छोटी सी बोट है जो पानी में चल रही है और दोनों तरफ छोटी छोटी छड़ियां हैं जो उसे आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे पैरानीशियम अपनी बॉडी के बाहर बहुत सारी सिलिया रखते हैं। ये सिलिया एकदम ओर्स की तरह काम करते हैं, सेल को स्विम करने में हेल्प करते हैं बहुत, और साथ ही अपनी फूड पार्टिकल्स को खींचकर अपनी तरफ ले आते हैं। मतलब छोटी सी छड़ियां ही पूरे ऑर्गेनिज्म को मूव भी कर रही हैं और खिला भी रही हैं। अब बात करते हैं फ्लैजेला की। ये एक लंबी सी whip like टेल होती है जो ऑर्गेनिज्म को आगे पीछे मूव करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल लो, यूग्लिना। इसके पास एक ही फिजरम होता है और उसकी मदद से वो अपनी बॉडी को बिल्कुल एक स्विमर की तरह प्रोपेल करता है। सोचो, एक माइक्रोस्कोपिक स्विमर जो सिर्फ एक टेल की मदद से पूरा डांस कर रहा है पानी के अंदर। बच्चों, आपको पता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सीढ़ियां होते हैं जो डस्ट और जर्म्स को बाहर निकाल देते हैं। मतलब सीढ़ियां सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं, हमारे अंदर भी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ओहो, आप बताओ, मजा आ रहा है ना आपको? तो बच्चों, चाहे हो सीलिया या फ्लैजिला, इनका मेन काम है लोकोमोशन और फूड कलेक्शन। और ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं वो सब एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। जैसे एक स्कूल में हर टीचर अपना सब्जेक्ट संभालता है, वैसे ही हर ऑर्गेनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, और इसी टीम वर्क की वजह से सेल बन पाता है एक कंप्लीट लिविंग यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सोचो, एक छोटी सी ब्लॉक, अगर वो अकेली हो तो सिर्फ एक ब्रिक है, लेकिन जब ऐसे ही हजारों ब्लॉक्स जुड़ जाएं तो बन जाता है एक घर या एक पूरा पैलेस। बिल्कुल ऐसे ही सेल्स भी एक ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मैजिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, द मैजिक लैडर। कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि उनका पूरा बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा। अब सोचो बच्चों, अमीबा का सिर्फ एक ही सेल, लेकिन वही सेल सारे काम करता है। फूड को कैप्चर करना, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट निकालना, ग्रो करना और यहाँ तक कि रिप्रोड्यूस भी करना यानी नई लाइफ देना। वाह, isn't that amazing? सिर्फ एक सेल और इतने सारे काम। लेकिन बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक सेल से काम नहीं चलता। ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और इन ऑर्गेनिजम्स में हर सेल एक स्पेशल काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में मसल सेल्स मूवमेंट के लिए, नर्व सेल्स मैसेजेस कैरी करने के लिए, ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्किन सेल्स बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब बच्चों, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होती हैं स्पेशलाइज्ड, और हर सेल का अपना काम होता है। वाह बच्चों, क्या कमाल है ना। टिश्यू सेल्स की टीम। आप जब एक जैसे काम करने वाले सेल्स एक टीम बना लेते हैं तो वो कहलाता है टिश्यू। एग्जाम्पल, नर्वस टिश्यू जो मैसेजेस को एक्सप्रेस फीड पर कैरी करता है, बिल्कुल एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह। ऑर्गन टिश्यूज का कोलैबोरेशन। अब जब अलग अलग टिश्यूज एक ही विशन के लिए मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। एग्जाम्पल, किडनी जो अपनी टिश्यूज के वर्क से विश को फिल्टर करती है, बिल्कुल एक वाटर प्यूरिफायर की तरह। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स का ऑर्केस्ट्रा। अब बच्चे जब कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक ही गोल अचीव करते हैं तो वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन सब एक ऑर्केस्ट्रा की तरह अपना अपना काम प्ले करते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म, द कंप्लीट लिविंग बीइंग। अब सारे सिस्टम एकदम परफेक्ट हार्मनी में एक सिम्फोनिक तरह चल रहे होते हैं तो बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम, एक फुली ह्यूमन बॉडी। बच्चों, हमारी बॉडी एक सुपर मशीन है और इसके अंदर काम करते हैं 10 बड़े सिस्टम्स। चलिए एक एक लाइन में समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर एनर्जी बनाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम
जो ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में पहुंचाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालता है। स्केलेटल सिस्टम, जो बोन्स और जॉइंट्स से बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। मस्कुलर सिस्टम, जो मसल्स के थ्रू मूवमेंट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और नर्व से मैसेजेस ट्रांसफर करके बॉडी को कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नई लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स रिलीज करके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और इमोशंस कंट्रोल करता है। इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जो स्किन, हेयर और नेल्स के थ्रू बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हर एक सिस्टम अपना स्पेशल रोल प्ले करता है और सब मिलके चलाते हैं एक हेल्दी बॉडी। याद रखो बच्चों, सभी सेल्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, लेकिन उनका शेप और उनका काम जगह जगह डिफरेंट होता है। एनिमल्स में ब्लड सेल और लिवर सेल बिल्कुल अलग होते हैं। प्लांट्स में रूट सेल और लीफ सेल अलग फंक्शंस करते हैं और इसी वजह से प्लांट और एनिमल सेल्स में भी कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और कंपेयर करते हैं दोनों को। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। दोनों सेल्स लिविंग होते हैं। दोनों के अंदर अपने अपने ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर और कुछ फीचर्स में बहुत क्लियर डिफरेंसेस मिलते हैं। पहला है प्लांट सेल्स। बिल्कुल फिक्स्ड और रेगुलर होती है क्योंकि उनके बाहर एक रिजिड सेल वॉल होती है। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट्स, जो सनलाइट यूज करके फूड बनाते हैं। सूरजमुखी की दड़म यानी कि फोटोसिंथेसिस। इनमें एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। एनिमल सेल्स के बारे में देखें, इनका शेप इरेगुलर और फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इनके बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स अगर हों भी तो बहुत छोटे होते हैं या कभी-कभी बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। अब क्विक कंपैरिजन टेबल में आते हैं। कंपोनेंट्स या फिर कैरेक्टर्स और इनके आगे लिखी गई है प्लांट सेल और एनिमल सेल की लाइन। तो प्लांट सेल का शेप है फिक्स्ड या फिर रेगुलर, एनिमल सेल का शेप इरेगुलर या फिर नॉट फिक्स्ड। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में एब्सेंट। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट। वैक्यूल, प्लांट सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल या फिर एब्सेंट होता है। अब आपने बहुत क्लियरली देखा होगा कैसे स्ट्रक्चर का डिफरेंस सेल्स के फंक्शन को डिसाइड करता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एनिमल्स खाना खाते हैं यानी कि कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उन्हें प्लास्टिड की जरूरत नहीं होती। और इसी तरह प्लांट और एनिमल सेल दोनों अपने अपने यूनिक तरीके से लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो बच्चों, फाइनली हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। कैसी लगी आपको ये जर्नी? उम्मीद है आपने मजा भी किया होगा और इस चैप्टर को लेकर अब बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे। वैसे इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही मिल जाएंगे, सो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ओके? और अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ऑसम! वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। याद रखो बच्चों, हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और इंस्पायर करता है ताकि हम और भी एक्साइटिंग और आसान एक्सप्लेनेशंस ला सकें, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ लर्निंग होती है फन के साथ। सो फाइनली बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।